नमस्कार। कभी पीरियड्स टाइम पे तो कभी पूरे महीने गायब, कभी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, फिर अचानक चॉकलेट चाहिए अभी। और मूड कभी बिना बात पर गुस्सा तो कभी रोने का मन। कुछ भी समझ नहीं आता क्यों। सिर के बाल झड़ रहे हैं लेकिन चिन पर बाल आ रहे हैं। ये पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी क्यों होता है, ये आजकल बढ़ क्यों रहा है, और क्या हम इसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करके मैनेज कर सकते हैं? ये सब बातें जानने समझने के लिए आइए बात करते हैं डॉक्टर सुनीता चौधरी से। आप शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बातचीत में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रजनी से। हेलो मैम। हेलो। यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका स्वागत है। हम आपसे अभी जानना चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हम ये पीसीओडी पीसीओएस के बारे में सुनते हैं, तो आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए कि पीसीओडी क्या है, या पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है या सेम है चीज़ें। देखिए, वैसे तो दोनों चीज़ों में पीसीओडी और पीसीओएस में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, बट पीसीओडी जनरली माइल्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं। आजकल जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड टर्म है वो पीसीओएस है, क्योंकि पीसीओडी तो कई बार आप सोनोग्राफी में कई पेशेंट्स आते हैं जो दिखाते हैं कि सोनोग्राफी में पिक्चर लिखी हुई है कि पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। बट जो आजकल ब्रॉडली एक्सेप्टेड टर्म है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, क्योंकि सिर्फ सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस इज़ नॉट अ पीसीओडी। उसके साथ कई सारी चीज़ें भी मिलती हैं हमको, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, तो बॉडी शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके साथ जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और इंसुलिन बढ़ने की वजह से बॉडी में लिपिड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं, और हाइपरटेंशन डेवलप होना फ्यूचर में, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। ये सारी कंबाइंड पिक्चर मिलके हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। सो जो आजकल बेटर टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पीसीओएस। तो मैम, जैसे हमें तो आज ये पहली बार पता चला कि ये पीसीओडी की बजाय इसको पीसीओएस बोलना ज़्यादा अच्छा है, मतलब वही ज़्यादा एक्सेप्टेड टर्म है। तो अब हम यही जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम जो पेशेंट लेके आता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, कि पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। कईयों के पीरियड्स बहुत महीनों में आते हैं, कईयों के रुक रुक के बीच में आते हैं, या बहुत स्कैंटी फ्लो होता है। तो सबसे कॉमन है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। उसके बाद आपको पेशेंट बोलेगा फेस पे बहुत एक्ने हो रहे हैं और फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से, एंड्रोजन्स की वजह से आती है वो। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से शुगर्स इम्बैलेंस होती हैं, तो शुगर्स भी बढ़ी हुई पाई जा सकती हैं। डायबिटीज़ एसोसिएटेड होता है, थोड़ा ओबेसिटी भी मिलेगी पेशेंट्स में। तो ये कॉमन सिम्टम हैं जो मिलते हैं। मैम, पीसीओएस के रीज़न क्या हो सकते हैं, क्या कारण होते हैं इनके? पीसीओएस का जो मेन है वो तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पर जेनेटिक्स का भी एसोसिएशन इसमें पाया गया है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी मदर को या सिस्टर को है तो आपको ये पाए जाने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आजकल हम देखें तो लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें आपकी डाइट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर और फैट्स हाई रहते हैं डाइट में। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड लोग ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से है। दूसरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, नो एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से वो भी एक कॉमन फैक्टर है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, आप वर्किंग जो लेडीज़ हैं या यंग गर्ल्स हैं, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस, वर्क का इतना स्ट्रेस, वो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फिर है स्लीप इतना डिस्टर्ब्ड रहती है, वो भी एक कॉमन कारण है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन है, माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल यंग गर्ल्स स्मोकिंग बहुत करती हैं, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन पीसीओएस। सिंगल फैक्टर भी क्या पीसीओएस का रीज़न हो सकता है? लाइक इतने सारे कॉजेज हैं या रीज़न है, तो कोई अगर कोई एक चीज़ आप में बहुत है, सपोज कोई स्ट्रेस है, बाकी सब बैलेंस है? यस। बस एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो पीसीओएस करेगा ये ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली वो हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी हमेशा कनेक्टेड रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी आपने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या पीसीओएस का रीज़न है, या पीसीओएस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? नहीं, जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही पीसीओडी होता है, या पीसीओएस जो हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे हमारी ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दो ऑर्गन्स हैं। तो हाइपोथैलेमस से एक और हमारा हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसकी प्रेजेंस में पिट्यूटरी एलएच हार्मोन रिलीज करती है जो काफ़ी हाई मात्रा में होता है। उसकी वजह से एंड्रोजन्स बॉडी में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक कनेक्टेड मैकेनिज्म है, और बॉडी
में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी एंड्रोजन्स बढ़ते हैं। तो एंड्रोजन एनवायरनमेंट इतना हाई हो जाता है कि उसकी प्रेजेंस में ओवरीज ओव्यूलेट करना बंद कर देती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता। तो वो जो फॉलिकल्स हैं वो सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते, इसलिए वो एक सिस्ट की फॉर्म में, फ्लूइड फिल्ड सैक्स की फॉर्म में आपको पिक्चर दिखती है सोनोग्राफी में। तो जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी पॉलीसिस्टिक अपियरेंस आती है। हार्मोनल इम्बैलेंस का क्या एक ये कंपलसरी फैक्ट है? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस जो मैं कह रही हूँ, स्पेशली मेल हार्मोन्स जब हाई रहते हैं बॉडी में, उसकी वजह से पीसीओडी पैटर्न आता है ओवरीज में। मैम आपने बताया था कि सिम्टम्स में इरेगुलर पीरियड्स, तो अगर किसी लेडी को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो क्या इसकी वजह सिर्फ पीसीओएस है या फिर कुछ और भी वजह हो सकती हैं? नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं इरेगुलर पीरियड्स के, ओनली पीसीओडी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे कि थायराइड हार्मोन अगर आपका डिस्टर्ब्ड है तो भी आप इरेगुलर पीरियड्स के साथ आते हैं, आपका प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब्ड है तो भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, अगर आपकी बच्चेदानी में कोई गांठ है जैसे फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ओवरीज में गांठ है, ओवेरियन सिस्ट है, तो भी आप इरेगुलर पीरियड्स के साथ आ सकते हैं। इरेगुलर पीरियड जैसे आपका हैवी फ्लो आना या बीच बीच में आना या लंबे टाइम तक चलना और कम अंडर इरेगुलर पीरियड्स। ये सारे सिम्टम्स हमको तब विजिबल होंगे जब आप पीसीओएस में एंटर कर चुके हो। तो इसके कोई प्री साइन, मतलब प्रायर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बॉडी कोई ऐसे साइन देती है कि ऐसा हो सकता है? एज सच ऐसे कोई साइंस नहीं, जब विजिबल होते हैं देन ओनली यू कैन मार्क इट इज़ पीसीओएस केस। क्योंकि आप उससे ज़रूर गैस कर सकते हो इफ़ यू आर फेसिंग अ लाइफस्टाइल इम्बैलेंस, जैसे आपका डाइट गड़बड़ है, आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के पीसीओएस में आपको ले जाएंगी। तो इन चीज़ों से हम गैस कर सकते हैं यू आर गोइंग टू हैव दैट इन फ्यूचर। बाकी जो साइंस आते हैं वो यही होते हैं कि आप इरेगुलर पीरियड्स, धीरे धीरे आपको वो पता चलेगा, प्लस फेस पे आपके एक्ने अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, आपके फेशियल हेयर आने लग जाएंगे, यस, आपके बालों की थिनिंग, बाल गिरना, वो सब शुरू हो जाता है। मैम सिम्टम्स की तो बहुत हमने बात कर ली, अब सबसे पहले यही बात आती है कि इसका कंफर्मेशन कैसे होता है कि किसी को पीसीओएस है? कुछ हार्मोनल टेस्ट हम कराते हैं, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी में एलएच हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है, तो एलएच और एफएसएच ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हम टेस्टिंग कराते हैं जिसमें एलएच और एफएसएच का रेशियो देखा जाता है, तो एलएच हायर साइड में होता है। दूसरा फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कराते हैं, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है तो बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा। प्लस एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिंग हम कराते हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स, तो वो लेवल्स अगर बढ़े हुए आते हैं तो फिर हम उस तरफ जा सकते हैं। सोनोग्राफी कराते हैं जिसमें पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस आ जाती है, छोटी छोटी गांठें आपको ओवरी में दिखती हैं रिंग शेप पैटर्न में। तो ये कॉमन टेस्ट हैं जो हम कराते हैं। मैम पीसीओएस का सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर बात करें तो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। तो आपको अपना डाइट हेल्दी रखना पड़ेगा, जिसमें आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फाइबर डाइट बढ़ानी पड़ेगी। जितने भी रिफाइंड जो भी फूड हैं वो आपको कट डाउन करना पड़ेगा। दूसरा, एक्टिविटी, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग इवनिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर की वॉक 5 डेज अ वीक ऐड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप बाकी एक्सरसाइजेज भी जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, योगा है, ये आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा, स्लीप साइकिल शुड बी नॉर्मल, लाइक 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ये आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो ये मेन तो हमको लाइफस्टाइल पे ही फोकस करना पड़ेगा। स्मोकिंग अवॉइड करिए। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से वो परेशान है, बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स काफ़ी हाई आ रहे हैं, टेस्टिंग में भी आ रहे हैं, तो हम उन पेशेंट्स में फिर हम हार्मोनल पिल्स देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। मैम पीसीओएस के आपने बोला कि कई बार डॉक्टर्स इसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कुछ करते हैं, तो क्या इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करना ठीक है? वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसको बोलते हैं, ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दैट्स हार्मोनल पिल, तो लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एज सच कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सेफ पिल्स आती हैं। पर ये जनरली उन्हीं केसेस में, जैसे मैंने बताया, देते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या एंड्रोजन लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। पर कई पेशेंट्स में सूट नहीं करती और कई पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। जैसे कई केसेस हैं जिनमें हम ये दे ही नहीं सकते, तो उन पेशेंट्स में फिर हम इनको अवॉइड करते हैं। उनमें फिर हम दूसरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में, जैसे डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको इम्प्रूव कर पाएँ, वो हम देते हैं।
तो मैम ऐसे डाइट में जैसे किस तरीके की चीज़ें हैं जिनसे इम्प्रूव किया जा सकता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें ज़्यादा होते हैं वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स डाइट में बढ़ाना चाहिए। जो भी ये एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वाली जो भी हैं, जंक प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, वो सारे कट डाउन करने चाहिए। मैम थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप बताएं कि वो जो, क्योंकि जनरल लोगों के लिए ये जानना ज़्यादा सही है कि एंटीऑक्सीडेंट वाले क्या हैं। ये तो हम उनको बताते रहते हैं, जंक मत खाइए, ये मत खाइए, पर क्या खाइए? कुछ स्पेसिफिक अगर आप बता सकें, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं? फ्रूट्स में जैसे बेरीज हैं, ऑल बेरीज दे कंटेन रिच एंटीऑक्सीडेंट्स। वो हैं विटामिन सी रिच फ्रूट्स लीजिए, जिसमें कीवी आ गया आपका, ऑरेंज आ गया, लेमन आ गया, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं। आपका आंवला आ गया, दिस इज़ वेरी गुड। बाकी हरी सब्जियां सारी, ब्रोकली भी है, ये सारे वेरी गुड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन हेल्दी डाइट शुड बी इंक्लूडेड इन हेल्दी डाइट। मैम पीसीओएस का क्या वुमेन फर्टिलिटी पे कोई स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई एंड्रोजन लेवल एनवायरनमेंट की वजह से ओवरीज ओव्यूलेट नहीं कर पाती, उनमें से अंडा रिलीज़ नहीं हो पाता, तो सारे फॉलिकल्स इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। तो जब अंडा रिलीज़ नहीं होगा तो पेशेंट प्रेग्नेंट होना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये मेन असर रहता है कि ओव्यूलेशन या तो होता ही नहीं है या टाइम्ड ओव्यूलेशन नहीं होता, बड़ा इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है। Okay, ये इसका कंपलसरी इफेक्ट। तो मैम ये तो बात हुई प्रेगनेंसी की, बट अगर किसी को पीसीओएस है और उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या कुछ और भी बीमारियां हो सकती हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशन? ये कॉम्बिनेशन है जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी साथ में आ जाता है। तो क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे मैंने बताया कि बॉडी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो आगे फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। लिपिड इम्बैलेंस की वजह से, जिसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं, उसकी वजह से आगे हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क काफ़ी हाई रहती है। पेशेंट को हाइपरटेंशन होने की रिस्क काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि ओवरीज ईस्ट्रोजन काफ़ी हाई मात्रा में रहता है इस पीसीओएस में। तो ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है हमारे यूट्रस की, वो काफ़ी थिक हो जाती है। तो आने वाले टाइम में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं। कैंसर? कैंसर्स, यस। मैम पीसीओएस से हम यंग जनरेशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हम हर जगह कहते हैं कि बचाव ही उपाय होता है, कि आप उसको प्रिवेंट कर लो तो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट आपका पॉसिबल है। तो यंग बच्चे आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम एज में भी उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वो इस सिम्टम के साथ आते हैं कि मेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, मदर्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इस वजह से। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले टाइम में। तो उनको बताना है हेल्दी डाइट का, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के प्रेशर में उसको हर चीज़ अलाउ कर देते हैं। दे अलाउ देम कि आप खा सकते हो बाहर का, और उनको ये नहीं पता कि इसका आगे इम्पैक्ट कितना पड़ना है। प्लस उनका एक्टिविटी को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको उनको इस लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना है। उनको इम्पोर्टेंस बतानी है डाइट की, उनको इम्पोर्टेंस बतानी है एक्टिविटी की। तो बच्चा डेली 1 से 1.5 घंटा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। प्लस उनकी स्लीप पे आपको ध्यान देना है कि उनकी प्रॉपर साउंड स्लीप हो, 6 से 8 घंटे वो रिलैक्स करें, रेस्ट करें। अननेसेसरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट घर में होना ही नहीं चाहिए जो बच्चे को इम्पैक्ट करे। तो आने वाले टाइम में यही यंग जनरेशन है जो फ्यूचर में हमारी यंग लेडीज़ में कन्वर्ट होंगी, तो उनको इस चीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे अभी आपने बात की 2 चीज़ों की, एक तो आपने कहा डाइट का और दूसरा आपने कहा कि उनको समय, रेस्ट का समय ज़्यादा देना चाहिए। बट यहीं पे एक जुड़ी हुई बात आती है कि जिस तरीके का हम लोगों की फूड हैबिट्स हो गई हैं, तो हम सिर्फ बच्चों को नहीं रोक सकते, क्योंकि जनरली पेरेंट्स का जो खाने पीने का जो कल्चर है वो बहुत ऐसा हो चुका है, ऑनलाइन ऑर्डर करना, वो सब खाना, तो आप बच्चे को कैसे रोक पाएंगे? सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनको खुद समझना चाहिए कि क्या चीज़ है। आप बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप जो करेंगे बच्चा पूरा उसको फॉलो करता है। तो आपको उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। और एक दूसरी बात और होती है, ये जो आजकल जो कंपटीशन का जो प्रेशर है उसके चलते वो बच्चा तो रेस्ट क्या करेगा, उनको लगता है बस हर जगह टॉप करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उसमें तो ये जनरली देखने में आता है कि बच्चों की स्लीप तो सफ़र करती है, वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, सुबह उठ करके कोचिंग में और स्कूल्स में चले गए, तो स्लीप तो प्रॉपर है ही नहीं किसी बच्चे की।
तो उसके लिए घर का एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाना पड़ता है। अगर पेरेंट्स ही बच्चे पे बहुत प्रेशर डालेंगे इससे रिलेटेड तो बच्चा कभी भी रिलैक्स रह ही नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी दिनचर्या में से बच्चे के साथ स्पेंड करिए टाइम, चाहे आप एक छोटी वॉक के लिए जाइए, उनसे जनरल डिस्कशन करिए, थोड़ा सा बच्चे को वो रिलैक्सिंग होता है, तो दैट हेल्प्स। मैम, हमारी चर्चा के अंत में अगर आप व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें सम अप करते हुए तो प्लीज़। वैसे तो मैंने इतना कुछ समझा दिया कि बार बार एक ही चीज़ को बोलना ठीक नहीं है, बट मैं सबको एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना समय दिया और इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक फ्रेंडली वे में आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी कभी हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो अचानक नहीं होते, हमारी बॉडी हमसे कुछ कहना चाह रही होती है। इसका मतलब है अब आपको अपने पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ा पेशेंस और सही गाइडेंस। खुद का ख्याल रखना शुरू कीजिए, बिकॉज यू मैटर। पीसीओडी एक दिन में नहीं होता और ना ही इसका हल एक दिन में मिलेगा, लेकिन इसे समझकर डॉक्टर से बात करना और छोटे छोटे बदलाव लाना, यही पहला कदम है हीलिंग का। अगर आप ऐसी किसी महिला को जानती हैं जो पीसीओडी से जूझ रही है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। नमस्कार।